गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पाई सेक्शन फिल्टर। ठीक है, इसे हम पाई फिल्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है कि ये जो हमारा इस तरह से फिल्टर बन रहा है, इसकी जो शेप होती है वो किसकी होती है? पाई की होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पाई सेक्शन फिल्टर, या हम पाई फिल्टर कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में हो गया पाई सेक्शन या पाई अनुभाग फिल्टर। ठीक है, तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने फिल्टर्स को पढ़ा। तो वहां पर हमने पढ़ा था, एक हमारा क्या था, पहले हमने पढ़ा पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सीरीज इंडक्टर फिल्टर, श्रेणी क्रम या श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था एलसी फिल्टर या एल सेक्शन फिल्टर। तो जो हमारा ये था शंट कैपेसिटर जो फिल्टर था अपने पास में। ठीक है, शंट कैपेसिटर फिल्टर के अंदर क्या था कि जो हमें आउटपुट मिलेगा किससे? रेक्टिफायर से, उसके आगे हम क्या कर रहे थे? ये आरएल के पैरेलल में, यानी आरएल से पहले हमने क्या कर दिया था? एक कैपेसिटर लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद में जब हमने सीरीज इंडक्टर फिल्टर पढ़ा तो वहां पर हमने क्या किया कि आरएल के सीरीज में हमने एक इंडक्टर लगाया था। ठीक है, उसके बाद में एलसी फिल्टर में एक एल और सी दोनों को हमने यूज किया था। एल हमारा सीरीज में था और सी हमारा क्या था? पैरेलल में था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारा पाई सेक्शन जो फिल्टर होता है, इसके अंदर क्या होगा? ये शंट कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है, और जो एलसी फिल्टर था यानी एल सेक्शन फिल्टर जो था, इन दोनों का क्या है? मिश्रण है, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम्मिश्रण है। यहाँ पर हम यहाँ तक का जो हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा? शंट कैपेसिटर फिल्टर का होगा, और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? एलसी फिल्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी फिल्टर की शेप बन रही है इस प्रकार है। दो कैपेसिटर के बीच में, दो संधारित्रों के बीच में एक प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारी शेप हो गई वो किसकी शेप है? पाई की शेप। तो हम इसे क्या कहते हैं? पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो अपने पास में फिल्टर है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि सी को हम क्यों यूज करते हैं कि सी की जो रिएक्टेंस होती है, सी की रिएक्टेंस क्या होगी? एक्ससी 1/ओमेगा सी। ठीक है, यदि सी की रिएक्टेंस कम है, एक्ससी का मान अगर कम होगा तो ये क्या हो जाएगी कि हमारी जो एसी जो आउटपुट होगा अपने पास में, यानी हम बात करें उर्मिका वोल्टता या उर्मिका धारा की, ठीक है, तो क्या कर देगी? ये एसी को बाईपास प्रोवाइड करवाएगी, एसी यहां से फ्लो हो सकती है। ठीक है, और डीसी के लिए क्या होगी? इसकी रिएक्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेट इंफिनिटी हो जाएगी। तो यहां से जो है वो डीसी इसके अंदर से नहीं जाएगी, डीसी आगे अपने पास में मिलेगी। ठीक है, और दूसरा जो हमारा एल होता है इंडक्टर, इंडक्टर की रिएक्टेंस क्या होती है? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होती है। ठीक है, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होने के कारण ये क्या करेगा? एसी को रोकेगा। ठीक है, एसी के लिए क्या करवाएगा? रिएक्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। यदि हम एल का मान ज्यादा लेते हैं तो ये क्या करेगा? ज्यादा रिएक्टेंस एसी के लिए होगी, और हमारे पास में क्या होगी? डीसी इसमें से फ्लो होगी, क्योंकि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर से कैपेसिटर लगा है, तो जो पार्ट हमें एल से हमें एसी प्लस डीसी यानी जो पल्सेटिंग डीसी हमें मिलेगी वो वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगी? फिल्टर होगी, और आरएल पर क्या होंगे? फ्लक्चुएशन बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार पाई सेक्शन फिल्टर को यूज किया जाता है। ठीक है,
तो पाई सेक्शन फिल्टर का जो फर्स्ट पार्ट होगा क्या होगा, ये दो भागों से मिलकर बनता है। फर्स्ट है इसका पार्श्व पथ संधारित्र, फिल्टर, और दूसरा होगा इसका एलसी फिल्टर। ये किससे मिलकर के बनेगा, सी से मिलकर, ठीक है, एक कैपेसिटर से, और ये एल तथा सी से मिलकर के, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमारा कोई सा भी डायोड किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, जैसे मान लो हमारा D1 डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, चालन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, P के ऊपर वोल्टेज जो होगा वो आएगा, ठीक है। और P के ऊपर वोल्टेज क्या आ जाएगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है EM, वहां तक वोल्टेज होगी, और जो हमारा कैपेसिटर है वो अपने शिखर मान, अपनी पीक वैल्यू तक क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे ये वैल्यू क्या है अपनी EM है, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या हो गया, EM वैल्यू तक चार्ज हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज कम होगी, ठीक है, बढ़ रहा था, तब तो ये क्या हो गया, EM तक चार्ज हो गया। अब जब वोल्टेज घटेगा, ठीक है, ये वैल्यू जब कम होगी तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, अनावेशन होगा, ये डिस्चार्ज होगा। पहले क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, अब क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा L और C के, यहाँ से अपने पास में L और RL के थ्रू ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्चार्ज होगा, कब तक होगा, जब तक कि दूसरे डायोड की वजह से चालन शुरू ना हो जाए, ठीक है। फिर जब दूसरे डायोड की वजह से चालन शुरू होगा और वापस से जब वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी शिखर वैल्यू तक चार्ज होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक ये चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, इसी प्रकार हमारी ये प्रोसेस चलती है। यानी कि यहाँ से जब ये चार्ज और डिस्चार्ज होगा, जब भी RL पर वैल्यू कम होने लगेगी तो ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फ्लक्चुएशन जो है वो कम हो जाएंगे। ये जो हमने फिल्टर यूज किया है वो क्या करेगा, RL के ऊपर वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इस प्रकार आ गई वैल्यू। अब इसके अंदर जब हम कैलकुलेशन करेंगे रिपल फैक्टर की, तो वहां पर क्या आएगा कि जो हमारे C हमने यूज किया था, C फिल्टर और LC फिल्टर, और L जो हमारा सीरीज इंडक्टर फिल्टर था, तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर यानी जब हमने ओनली L यूज किया था, ठीक है। तो L जो हमारा फिल्टर था, वहां पर हमने क्या लिया था, आउटपुट के अंदर जो हमने वैल्यू लिखी थी वोल्टेज की VM, वो हमने लिखा था EM माइनस, ठीक है, यानी जो हमारी EDC थी EM/पाई माइनस क्या आ रहा था कि आगे जो हमारे AC कंपोनेंट्स आ रहे थे cos 2 ओमेगा t, cos 4 ओमेगा t, ठीक है। यहाँ से अपने पास में क्या आ रहा था, 2EM/3 पाई था इसके साथ में, और ये अपना क्या था, 2EM/15 पाई था, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यूज आ रही थी वो सारी किसकी वजह से आ रही थी, ये हमारा था रेक्टिफायर का आउटपुट था, यानी डायोड D1 और D2 के बाद में जो हमें आउटपुट मिला था उसका फूरियर एक्सपेंशन था ये, ठीक है। यानी उसकी हमने फूरियर सीरीज लिखी थी, जो हमारे हार्मोनिक्स हमें मिलेंगे, जैसे cos 2 ओमेगा t, cos 4 ओमेगा t, ये हमें मिल रहे थे। हार्मोनिक्स क्या होते हैं ये हमने पहले भी बताया था मैंने कि हार्मोनिक्स क्या होंगे, कि जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी, जो हमारे इनपुट की फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, उसके मल्टीपल अगर हमें आउटपुट में मिल रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, ये जो हार्मोनिक्स मिलेंगे इनके लिए हमने फूरियर सीरीज लिखी थी, और ये फूरियर सीरीज हमने जब हम ये सीरीज इंडक्टर फिल्टर कर रहे थे, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर को जब हम कर रहे थे, तो वो हमने यूज ली थी, ठीक है, EDC और EAC के मान निकालने के लिए। और जो हमारा LC फिल्टर था वहां पर भी हमने वही यूज लिया था कि जो हमें रेक्टिफायर से आउटपुट मिला उसकी हमने फूरियर सीरीज यूज ली थी। लेकिन इस पाई फिल्टर के अपने पास में
इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट होगा वो हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटर पर। ठीक है, कैपेसिटर के बाद में जो आउटपुट मिल रहा है वो इस एलसी के लिए आएगा अपने पास में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा फिल्टर। एक तो क्या हो गया, ये संट कैपेसिटर फिल्टर हो गया और एक एलसी फिल्टर हो गया। ठीक है, तो जो संट कैपेसिटर फिल्टर तक का जो भाग है उसका आउटपुट हमारा इस फॉर्म में होगा, ये वाली वेव फॉर्म होगी इसकी, ये जो इस तरह से थोड़ी थोड़ी वेरी कर रही है, ये वाली वेव फॉर्म इसकी आउटपुट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फूरियर सीरीज लिखेंगे और वो हमारी ये होती है। ठीक है, ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी माइनस का ई आर अपॉन 2 पाई साइन 4 ओमेगा टी। ठीक है, जब हमने संट कैपेसिटर फिल्टर किया था तो वहां पर हमारा इस तरह का वेव फॉर्म आया था। ठीक है, और इसका हमारा फूरियर सीरीज क्या होगी, ये होगी। अब इसके अंदर क्या आ रहा है अपने पास में, साइन 2 ओमेगा टी साइन 4 ओमेगा टी, यानी सारे हमें क्या मिल रहे हैं, ये हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, सन्नादी जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इन हार्मोनिक्स में हम क्या ले लेंगे, जो हमारा सेकंड वाला हार्मोनिक्स है साइन 2 ओमेगा टी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे वालों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपना क्या रहेगा, ई ए सी का मान जो है वो ई आर अपॉन साइन 2 ओमेगा टी होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ई ए सी इक्वल टू ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई ए सी का मान, ये हमारा क्या है, सेकेंड हार्मोनिक्स है, द्वितीय सन्नादी है। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक्स हमें मिल गया ई ए सी इक्वल टू ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। इससे हम क्या निकाल लेंगे, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, आई आर एम एस जो अपना होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास में आ गई। ठीक है, इसको लिख ले यहां तक अपने पास में, ई ए सी का मान ई आर अपॉन साइन 2 ओमेगा टी होगा। ठीक है, तो यहां से अब हम निकालें आगे। ठीक है, इसको ई ए सी या ई आर हम लिख देंगे, जो हमारी उर्मिका वोल्टता है। ठीक है, तो यहां से ई आर इक्वल टू हो जाएगी रिपल वोल्टेज जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर हम आगे वालों को लेंगे साइन 4 ओमेगा टी इनके लिए, तो इनके लिए क्या हो रहा है, ओमेगा का मान बढ़ रहा है 4 ओमेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हमें एल से आगे की जो ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू जो हमारे पास में आएंगी, तो वो क्या रहेंगी, इसके लिए पास होने नगण्य रहेंगी, नेग्लिजिबल रहेंगी, क्योंकि क्या होगा, रिएक्टेंस का मान बढ़ता जाएगा, एक्सएल का मान। ठीक है, तो आगे वालों को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमें आउटपुट मिल गया ई आर इक्वल टू ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। अब जो हमारे तीन हमारे पास में इम्पिडेंस है यहाँ पे एल सी और आर एल, तो हम ये मान लेंगे कि जो ये रिपल वोल्टेज जो हमको मिल रही है उर्मिका वोल्टता, ठीक है, या हम बात करें उर्मिका धारा की, वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी किस में से फ्लो होगी, एल और सी में से। ठीक है, क्योंकि एल के बाद जो आउटपुट मिला, ठीक है, एल से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो किस में से फ्लो होगा, सी और आर एल में से। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जो C2 है, इसकी जो रिएक्टेंस है XC2, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा C2। ठीक है, ये अपने पास में क्या है 2 ओमेगा C2 है। तो अगर C2 का ये इसकी रिएक्टेंस का मान बहुत कम हो, ठीक है, रिएक्टेंस का मान अगर बहुत कम हुआ तो क्या होगी, अधिकतर जो हमारी धारा होगी उर्मिका धारा या जो हमारी एसी करंट है वो क्या होगी, इस C2 में से फ्लो होगी। ठीक है, RL की जगह क्या होगी, इसमें से फ्लो होगी, क्योंकि इसके लिए रिएक्टेंस का मान कम है। अगर RL से ये मान बहुत कम हो
तो ये सारी की सारी जो करंट है वो इसमें से फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए अपन अगर IAC का मान निकालें, उर्मिका धारा अगर हम निकालें, हमें लिख लें कि यदि XC मच लेस देन क्या हो, RL हो। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसलिए IAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ER अपॉन, अब हम जो अगर हमारा RLC सर्किट होता है तो वहां पर तो इम्पीडेंस हम क्या लेते हैं, रूट, वहां पर अपने पास में क्या होता है, RL का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम ये मान रहे हैं कि RL में से करंट नहीं जा रही है, सारी की सारी जो उर्मिका धारा या हमारी जो AC करंट है वो क्या हो रही है, L और C में से फ्लो हो रही है। तो क्या हो जाएगा, RL का मान नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओनली क्या आ गया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर है और इसका रूट है, तो ये हट जाएगा, तो ओनली क्या बच गया, XL माइनस XC। XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा L, और XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ओमेगा C। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लें। ER का हमारा मान क्या है, ER अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये वैल्यू रख के हम इसको सोल्व करें तो IAC इक्वल टू आ गया ER साइन 2 ओमेगा टी अपॉन पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1, और ये हो गया 2 ओमेगा C2 है ये। ठीक है, तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई IAC की। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लें। फिर हम क्या निकालते हैं, इसके लिए RMS वैल्यू निकालते हैं। तो RMS वैल्यू का जो हमारा फॉर्मूला होता है, RMS वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने RMS वैल्यू निकाली थी। तो RMS वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं, RMS क्या आ जाएगी, रूट 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, ये जो हमारी करंट है I का स्क्वायर dt। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी करंट है उसका हम क्या लेंगे, उसके स्क्वायर का मीन लेंगे, एवरेज लेंगे, और फिर हम उसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख के इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करें इसको हम लोग। तो I डेस RMS इक्वल टू, यह आ जाएगा अपने पास में रूट 1/t 0 to t इसका स्क्वायर dt, ER का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 ओमेगा C2, 4 ओमेगा स्क्वायर C2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपने पास में आ गई। इन सबको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ER अपॉन पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 4 ओमेगा C2 रूट 1/t
0 to t साइन स्क्वायर टू ओमेगा टी dt। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू आ गई इसकी साइन स्क्वायर टू ओमेगा टी dt। इसको हम सॉल्व करें साइन स्क्वायर टू ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर हम ओनली साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखें तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 आ गया, तो ये अपने पास में आ जाएगा ER अपॉन पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 डॉट 4 ओमेगा C2, 4 नहीं आएगा, ये भी अपने पास में 2 ओमेगा C2 आ जाएगा। जब हमने रूट से इसको बाहर लिया था तो ये 2 ओमेगा C2 आ गया, और 1 बाय टी 0 टू टी साइन स्क्वायर टू ओमेगा टी की जगह हम ये वैल्यू रख दे, 2 को बाहर ले लेते हैं, 1 बाय 2t हो जाएगा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर टू ओमेगा टी dt की जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कोस 2 ओमेगा टी ऑलरेडी है, और हम क्या कर रहे हैं 2 थीटा कर रहे हैं, तो ये 4 ओमेगा टी हो गया। इसको इंटीग्रेट करें तो ये अपने पास में आ जाएगा ER अपॉन पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 2 ओमेगा C2 और 1 बाय 2t 1 माइनस कोस 4 ओमेगा टी dt। तो 1 का किया तो ये t हो गया, 0 टू t लिमिट है, माइनस कोस 4 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 4 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा, और लिमिट क्या है हमारी 0 टू t। ठीक है, इसको लिख लें। ठीक है, यहां तक हो गया। तो यहां से अपने पास में आ गई EAC की वैल्यू आ गई, वो I डेस RMS की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो इसका मान तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और ये साइन के अंदर हम लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, क्योंकि t इक्वल टू क्या है पाई बाई ओमेगा है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा अपना t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, और यहां से अपने पास में क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्या होगा डबल रहेगा। अगर हम फुल पीरियड की बात करें 0 टू 2 पाई की, तो अपने पास में फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, 2 ओमेगा हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 2 ओमेगा अपना पाई बाई ओमेगा आ गया। ठीक है, और साइन के अंदर अगर हम वैल्यूज रखेंगे तो चाहे हमारा 4 पाई हो, 2 पाई हो या 0 हो, सभी के लिए क्या होगा 0 होगा, तो ओनली ये वाली वैल्यू रहेगी, t से t कैंसिल, 1 बाय रूट 2 आ गया, तो ये बन जाएगा ER 2 ओमेगा C2 डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस का 1। ठीक है, और EAC का मान क्या हो जाएगा, EAC इक्वल टू I डेस RMS इंटू किसके ऊपर रहेगी अपनी C2 के ऊपर, तो ये हो जाएगा
ये अपने पास में आ जाएगी वैल्यू ई ए सी इक्वल टू ये हमने किसकी वैल्यू निकाली अपने पास में वी इसकी आई आर एम एस की वैल्यू। अब हम क्या निकाल लेंगे ई ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ई ए सी हमारा क्या रहेगा कि आई डेस आर एम एस, इसकी वैल्यू क्या होती है वोल्टेज की V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो करंट है वो तो क्या हो गई आई डेस आर एम एस, और जो अपनी इम्पिडेंस या हम कहें रिएक्टेंस जो है वो क्या है XC है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया आई डेस आर एम एस XC का मान अपना हो जाएगा 1/ओमेगा C2। ठीक है, 2 ओमेगा C2 रहेगा, तो ई ए सी इक्वल टू बन गया ई आर 2 ओमेगा C2 डिवाइडेड बाय √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 डॉट 2 ओमेगा C2। ठीक है, 2 ओमेगा C2 से 2 ओमेगा C2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी ई ए सी इक्वल टू ई आर अपॉन √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1। ये हमारे पास में ई ए सी का मान आ गया। ठीक है, अब जो हमारा कैपेसिटर था, ठीक है, कैपेसिटर संट कैपेसिटर फिल्टर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमें क्या मिला था, जो कैपेसिटर के लिए जो ओमिका वोल्टता थी उसका मान क्या था ई एम टी अपॉन 2RLC। ठीक है, यही थी अपने पास में ई आर बाय 2 इक्वल टू क्या होगा ई एम टी अपॉन 2RLC। ठीक है, तो यहां से ये हमारी क्या हो गई उर्मिका वोल्टता, और ये जो हमें ई ए सी मिल रहा है जो C2 के ऊपर हमें मिलेगा वही क्या रहेगा RL पे रहेगा, यानी यही उर्मिका वोल्टता क्या होगी RL पे होगी, यही ऐसी वोल्टेज हमारी RL पे होगी। ठीक है, अब जो हमारा संट कैपेसिटर फिल्टर था पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर का जो डेरिवेशन था फिल्टर से हमें ई आर बाय 2 इक्वल टू क्या मिलेगा ई एम टी अपॉन 2RL C1 हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमने कैपेसिटर जो फिल्टर था हमारा संट कैपेसिटर फिल्टर उसका जो डेरिवेशन था वहां से लिया है इसको, तो वहां से हम इसके लिए लिख लेंगे ई एम टी अपॉन 2RL C1, और T इक्वल टू क्या है पाई बाई ओमेगा, तो ये आ जाएगा ई एम पाई अपॉन 2 ओमेगा RL C1। ठीक है, और EDC हमारे पास क्या आया था, चाहे तो हम वहां से EDC का मान रख सकते हैं। ठीक है, EDC जो हमने संट कैपेसिटर फिल्टर से निकाला था वही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक का जो पार्ट है वो तो क्या है संट कैपेसिटर फिल्टर का ही है, तो EDC का मान आ जाएगा ई एम माइनस ई आर बाय 2 इक्वल टू ई एम माइनस ई एम टी अपॉन 2 ओमेगा RL C1। ठीक है, जो अपना EDC था संट कैपेसिटर फिल्टर में वो यही तो था EDC इक्वल टू ई एम माइनस ई एम टी अपॉन 2RL C। ठीक है, ये हमारा EDC था, उसके अंदर जो हमारे फ्लक्चुएशंस आ रहे थे वहां पर हमने वैल्यूज निकाली थी, एवरेज वैल्यू वो ये अपनी थी। ठीक है, तो चाहे तो डायरेक्ट इसको लिख लो या फिर इस प्रकार से लिख लो इसको, तो ये अपने पास में EDC का मान आ गया। अब जो हमारा रिपल फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा रिपल फैक्टर ठीक है, रिपल फैक्टर R इक्वल टू क्या हो गया
EAC अपॉन EDC। ठीक है, रिपल फैक्टर जो हमारा EAC अपॉन EDC होगा, AC की वैल्यू भी अपने पास में है और DC की वैल्यू भी अपने पास में है। ठीक है, तो यहां से अपन ये सारी वैल्यूज रख देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो R इक्वल टू अपना हो जाएगा EAC अपॉन EDC। अब जो EDC हमने निकाला है इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं EM 1 माइनस T अपॉन क्या है 2 ओमेगा RL C1। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा EM हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो C है अगर ये वाली वैल्यूज हमारी ज्यादा हुई, ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट EM लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में R का मान हो जाएगा इसकी वैल्यू रख दे हम EAC और EDC की। EAC के अंदर भी हम ER का मान रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जब हम इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा ER अपॉन √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 और डिवाइडेड बाय EDC। ठीक है, 1 अपॉन EM हो जाएगा अपने पास में। EDC को हमने क्या लिखा है अप्रोक्सीमेट, हमारे पास क्या आ गया ये EM आ गया। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा EAC का मान R इक्वल टू, ये यहां से हम वैल्यू रख दें तो ये क्या हो जाएगा EM पाई अपॉन ER का रख रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, EM अपॉन पाई ओमेगा RL C1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC 2 था ये, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय EM, तो EM से EM कैंसिल। ठीक है, यहां तक लिख लें इसको। ये अपना क्या हो गया EM से EM कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी RL इक्वल टू, ये R इक्वल टू अपना क्या हो गया रिपल फैक्टर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √2 ओमेगा RL C1। ठीक है, और 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। और हमारा जो 4 ओमेगा स्क्वायर LC है इसकी वैल्यू जो है वो अगर 1 से ज्यादा हुई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन √2। ठीक है, 4 ओमेगा स्क्वायर LC क्या है मच ग्रेटर देन 1 है, तो √2 ओमेगा RL C1 4 ओमेगा स्क्वायर LC 2। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे 1 को, तो यहां से अपने पास में R का मान आ जाएगा, R इक्वल टू आ गया 1 अपॉन √2। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर दें तो ये अप्रोक्सीमेट आता है अपने पास में 0.177 डिवाइडेड बाय RL ओमेगा क्यूब C1 C2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिपल फैक्टर का मान हो जाएगा, किसके लिए ये जो हमारा पाई सेक्शन फिल्टर था इसके लिए। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो R का मान है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, RL पे डिपेंड करेगा, ओमेगा पे और C1 C2 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं पाई फिल्टर के लिए रिपल फैक्टर का हमारा मान आ जाएगा। तो जो हमारे फिल्टर्स थे, ठीक है, जो भी हमने फिल्टर्स पढ़े थे, शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, LC फिल्टर और ये था हमारा पाई फिल्टर। ठीक है, फिल्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए, 4 फिल्टर है अपने। ठीक है, तो चारों फिल्टर हमारे कंप्लीट हो गए और
दो हमने रेक्टिफायर पढ़े, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर को। ठीक है, कि ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ब्रिज रेक्टिफायर और जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे।